हेलो। हाय गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ईएसजी का पार्ट बी, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन देखते हैं। टुडेज फास्ट पेस्ड बिजनेस इन्वायरमेंट इनकाउंटर्स अ कॉम्प्लेक्स एंड एवर चेंजिंग रिस्क लैंडस्केप दैट में negatively impact the organizational value. The only way to respond to it is by having a dynamic and holistic perspective of risk management approach to ensure business continuity. Okay, let's move on risk management directly. The phrase risk management is used to refer to the procedures that help organization identify, understand, assess, and manage risk. Their risk will increase the likelihood of their success while minimizing the consequences एंड चांसेस ऑफ फेलियर। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है। एक ऐसा प्रोसीजर है वो जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, असेस और मैनेज करने में ऐसे रिस्क जिससे क्या होगा, सक्सेस का तो लाइक्लीहुड हो जाएगा इंक्रीज, बट मिनिमाइज हमारा हो जाएगा रिस्क। चांसेस ऑफ फेलियर हो जाएगा रिस्क रिड्यूस, मिनिमाइज हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट दैट। रिस्क मैनेजमेंट वही है कि सक्सेस बढ़ती जाएगी और फेलियर, चांसेस ऑफ फेलियर कम होते जाएंगे। हमको मतलब हमारा रिस्क इन शॉर्ट मैनेज करना होगा बिजनेस का। एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, the following are some of the main benefits of risk management. In the long run, risk management always saves a large amount of money and reduces the need for firefighting. It can aid in making plans and getting ready for chances that present themselves throughout a project or business. Strategic and corporate planning is enhanced by risk management. It establishes greater dependability among the interested. It establishes greater dependability among the interested parties, resulting in increased reputation. ओके, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, एकदम कॉमन बेनिफिट्स। लॉन्ग रन में हमारे रिस्क मैनेजमेंट हमें एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बचा के देगा। कैसे? फायर फाइटिंग के लिए रिड्यूस हो जाएगी हमारी नीड, और प्लान हेल्प करता है प्लान्स बनाने में, और ऐसे मतलब जो चांसेस प्रेजेंट होंगे उसके लिए रेडी करता है हमें। और स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेट प्लानिंग भी इनहेंस हो जाती है रिस्क मैनेजमेंट के वजह से। और इंटरेस्टेड पार्टीज़ में एक डिपेंडेबिलिटी लाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज़ होती है। ये है नॉर्मल से एकदम रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट्स। आप इसे ऐसे टिक मार्क कर लो कि रिस्क मैनेजमेंट सेव्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, एड इन मेकिंग प्लान्स एंड गेटिंग फॉर चांसेस, और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट प्लानिंग इनहेंस्ड, और फिर डिपेंडेबिलिटी एस्टैब्लिशेस डिपेंडेबिलिटी अमंग इंटरेस्टेड पार्टीज, रिजल्टिंग इन इंक्रीज रेपुटेशन। इसको आप ऐसे मार्क कर लो, एडवांटेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो एडवांटेजेस ऑफ रिस्क में ये 4 पॉइंट आप ऐसे लिख लो, ताकि जब भी आप इसको रिवाइज करोगे तो वो 4 पॉइंट एकदम फटाक से आपके दिमाग में आ जाएंगे। 18 चैप्टर वैसे तो बहुत लेंदी है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, पर आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि 18 चैप्टर पूरे के पूरे हैं 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स के लिए एक चैप्टर है, यानी बहुत अच्छा आपको स्कोर करने का चांस है 18 चैप्टर में। तो प्लीज़ आई वांट यू ऑल टू जस्ट स्टडी इट कम्प्लीटली, लाइक कवर एवरीथिंग। ठीक है, अभी हम लोग स्टेप्स पे जाते हैं, स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। और इस चैप्टर से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मीन्स इसी नहीं, ईएसजी या हर एक सब्जेक्ट में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आपको ऑफकोर्स सब कुछ कवर अप करना होगा, आपको पूरा इन डेप्थ तो नहीं करना होगा, बट ऑफकोर्स हर एक टॉपिक की 2-3 लाइन्स कर ले, 4 लाइन कर लो आप। ओके, तो स्टेप्स पे आते हैं हम लोग। ओके, हम स्टेप्स पे आते हैं अब। स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सिक्वेंशियल स्टेप्स: रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, हैंडलिंग ऑफ रिस्क। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन
रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में 4 स्टेप्स है। सबसे पहले हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जो रिस्क आइडेंटिफाइड हो चुका है उसको ही एनालाइज करेंगे, फिर एनालाइज के बाद उसको प्रॉपरली असेस करेंगे एंड देन फाइनली उसको कैसे हैंडल करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग देखेंगे, फिर उसका प्रोसेस देखेंगे। ओके, तो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट रिस्क आइडेंटिफिकेशन, हैंस दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप मोस्टली ये स्ट्रेटेजी इफेक्टिव रिस्क से लेके स्ट्रेटेजी तक लिख लो और उतना याद कर लो तो बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वहाँ से वहाँ तक इम्पॉर्टेंट है और उतना आपको लर्न आराम से हो जाएगा और याद भी रह जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो मतलब ऑफकोर्स इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट करना है, इट्स ऑल देन रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फर्स्ट स्टेज है रिस्क मैनेजमेंट का। ये 2 पॉइंट आप अच्छे से दिमाग में रख लो कि रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। इतना याद कर लो आप, और आगे क्या लिखा है इतना आप मोस्टली याद करके रखो। हर एक पैरा से, हर एक टॉपिक से इन शॉर्ट को 2 लाइन अच्छे से लर्न कर लेंगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, रिस्क मैनेजर्स विल नॉट ओनली बी able to control this unidentified risk if they are unsuccessful in recognizing all potential losses or gains that pose a threat to the firm. Risk managers will not be able to control this unidentified risk if they are unsuccessful in recognizing all potential losses or gains that pose a threat to a firm. ठीक है, मीन्स अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, ये अनआइडेंटिफाइड रिस्क जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया है, अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए अच्छे से ऐसे लॉसेस और गेंस जिसकी वजह से थ्रेट है ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को। ओके, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इंस्टॉल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेज इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, तो डायरेक्टली मूव टू द प्रोसेस ऑफ आई एम डायरेक्टली मूविंग टू द प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ओके, process of risk identification. The following actions should be taken as a part of risk इफेक्टिव रिस्क डिटेक्शन प्रोसेस। ओके, रिस्क आइडेंटिफिकेशन को एक और वर्ड देख लो प्लीज़, रिस्क डिटेक्शन। ओके, एग्जाम में अगर रिस्क आइडेंटिफिकेशन की जगह वो डाल देते हैं रिस्क डिटेक्शन, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, मैं यहाँ पे एक रेड कलर से भी मार्क कर ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। रिस्क आइडेंटिफिकेशन की जगह रिस्क डिटेक्शन भी आ सकता है। ओके, आई थिंक, और ये आ भी चुका है जून 25 के अटेम्प्ट में रिस्क आइडेंटिफिकेशन की जगह आई थिंक सो कि रिस्क डिटेक्शन पूछा था उन्होंने। आई थिंक उन्होंने वर्ड्स को चेंज किया था, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली बट आई थिंक सो। क्रिएटिंग अ ओके, तो प्रोसेस में क्या क्या पॉइंट्स है? क्रिएटिंग अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुड बिगिन विथ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड सक्सेस फैक्टर्स। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस सबसे पहले हम अपना रिस्क आइडेंटिफिकेशन में प्रॉपर से बना लेंगे कि हाँ ये प्रोसेस हमारा होगा। उसमें क्या क्या होगा? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम लोग अपना डिसाइड करेंगे, सक्सेस फैक्टर्स क्या क्या है वो डिसाइड करेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स गैदर कर लेंगे। रिस्क आइडेंटिफाई तो करना है तो रिस्क गैदर तो करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। रिलायबल एंड हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। रिलायबल एंड हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। एकदम रिलायबल और हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है रिस्क को आइडेंटिफाई करने और फिर इसको मैनेज करने के लिए। अप्लाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स। द चॉइस ऑफ बेस्ट सुटेबल टेक्निक्स विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ रिस्क एंड एक्टिविटीज़ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी। मतलब कौन से टाइप के आप रिस्क सिलेक्ट करते हैं, टाइप ऑफ टेक्निक आप सिलेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की रिस्क और एक्टिविटी इन्वॉल्व है आपके फर्म में। ओके, और ये थर्ड स्टेप था। और फिर है डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क एंड देन डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँ, इट्स ऑल माई सजेशन, आई एम नॉट टेकिंग इट, मैं आपको एकदम कंपल्सरीली नहीं बोल सकती बिकॉज अब सबका अलग अलग
तरीका होता है एग्ज़ाम के लिए पढ़ने का। अगर मैं बोलूँ आपको सजेस्ट करूँ तो मैं ये करूँगी कि आप पॉइंटर्स बहुत अच्छे से लर्न कर लो अंदर का। अगर आपको याद नहीं भी आता है तो आप अपने से लिखोगे तो चल जाएगा, पर पॉइंटर्स अलग नहीं होने चाहिए। तो पॉइंटर्स जो है, सब टॉपिक्स जो ये हैं, ये बहुत अच्छे से आप लर्न कर लेना। डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क में क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई रिस्क should be documented in a risk register and risk breakdown structure along with its causes and consequences। ठीक है, तो क्या क्या होगा? रिस्क डॉक्यूमेंट करेंगे तब सबसे पहले डॉक्यूमेंट कर लो रिस्क रजिस्टर में, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करके दिखाओ कि क्या क्या कॉजेज़ और कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो अब हम आते हैं टू इम्प्रूव एंड ईज द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट द अप्रोच पार्टिसिपेंट एंड स्कोप ऑफ प्रोसेस शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, अगर मतलब आपको फ्यूचर में भी तो आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप एकदम जो इसकी अप्रोच थे, पार्टिसिपेंट से स्कोप था प्रोसेस का, सब कुछ रिकॉर्ड करके रख लो ताकि आप नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में वो आपको एकदम इजीली अवेलेबल हो जाए रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग रिस्क एनालिसिस पे आते हैं। रिस्क एनालिसिस, द एनालिसिस ओके, तो हम आते हैं रिस्क एनालिसिस पे। द एनालिसिस ऑफ रिस्क विच कम्स आफ्टर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो एनालिसिस ऑफ रिस्क जो आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद, aids in detection and management of prospective issues that could jeopardize important business efforts और project। तो ये हेल्प करता है रिस्क एनालिसिस डिटेक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए ऐसे प्रोस्पेक्टिव इश्यूज़ जो क्या कर सकती है, जियोपार्डाइज कर सकते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एफर्ट्स, जो हमारे एफर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट बिजनेस एफर्ट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, हमारे इंपॉर्टेंट बिजनेस एफर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को जियोपार्डाइज कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो रिस्क एनालिसिस हमें हेल्प करता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, ओके, तो अभी देखो यहाँ पे अंदर भी पॉइंट दिया हुआ है, रिस्क एनालिसिस यूजफुल इन मैनी वेज इन मैनी सिचुएशंस लाइक। तो हम इसको समझेंगे ज़रूर, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको जैसे बताते जा रही हूँ हर एक पॉइंट के साथ कि हमें इतना ही मतलब हम याद अच्छे से कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमसे ज़्यादा हो नहीं पाता एग्जाम में याद, राइट। तो हम इतना भी याद कर लेंगे तो चल जाएगा, जितना भी मैंने येलो से मार्क किया है प्रोजेक्ट तक। ओके, प्रोजेक्ट तक भी आप कर लोगे तो चल जाएगा। अब इसमें हम ये जो इसमें ये दिया हुआ है रिस्क एनालिसिस इज़ यूजफुल इन मैनी सिचुएशंस लाइक, तो ये हम समझ लेंगे, हम सबको समझ लेंगे, कंसेप्ट सब कुछ समझेंगे, हम सारा समझेंगे, पर लर्न हम उतना करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उतना हमें लर्न हो भी जाएगा और उतना इम्पॉर्टेंट भी है, लिखेंगे उतना तो हमें मार्क्स आराम से आई थिंक मिल जाता है। ओके, इट्स ऑल माई सजेशन, इट्स अप टू यू व्हाट ऑल यू अप्लाई। ओके, हम रिस्क एनालिसिस देखते हैं। वाइल प्लानिंग प्रोजेक्ट्स टू हेल्प इन एंटिसिपेटिंग एंड यूटिलाइजिंग पॉसिबल प्रॉब्लम्स इज यूजफुल इन मैनी सिचुएशन लाइक। वाइल प्लानिंग प्रोजेक्ट टू हेल्प इन एंटिसिपेटिंग एंड यूटिलाइजिंग पॉसिबल प्रॉब्लम्स। जब हम प्लान करते हैं प्रोजेक्ट तो किस में हेल्प करते हैं, एंटिसिपेटिंग और यूटिलाइजिंग पॉसिबल प्रॉब्लम्स के लिए। वाइल डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू मूव फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट, डिसाइड हेल्प करवाता है कि हम इस प्रोजेक्ट में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। रिस्क एनालिसिस ये सब चीज़ों में हेल्प करता है, क्योंकि हम रिस्क को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है, हम इस रिस्क एनालाइज करते समय हमें पता चल जाता है हमें प्रोजेक्ट के लिए आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लाइक कितना ज़्यादा रिस्क उसमें है। वाइल इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड मैनेजिंग पोटेंशियल रिस्क इन द वर्क प्लेस, जब हम सेफ्टी और मैनेजिंग सेफ्टी इम्प्रूव कर रहे होते हैं और जब हम मैनेज कर रहे होते हैं पोटेंशियल रिस्क, तब भी हमें रिस्क एनालिसिस हेल्प करता है। वेल प्रिपेयरिंग फॉर इवेंट्स सच एज इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी फेलियर, थेफ्ट, स्टाफ सीकनेस और नेचुरल डिजास्टर्स, तब भी रिस्क एनालिसिस हेल्प करेगा ही करेगा ऑफकोर्स। कब रिस्क, टेक्नोलॉजी फेलियर, थेफ्ट, स्टाफ सीकनेस, नेचुरल डिजास्टर्स। While planning for changes in environment, such as new competitors,
कमिंग इनटू द मार्केट और चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। जब चेंजेस होता है गवर्नमेंट पॉलिसी तो रिस्क एनालिसिस हेल्प करता है कि जैसे कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आई है न्यू, तो उस पॉलिसी से हमें हमारे बिजनेस को क्या रिस्क है, तो वो रिस्क एनालिसिस उसमें भी हेल्प करता है। कोई इन्वायरमेंट में चेंजेस आया है, कोई कंप्यूटर्स आ गए हैं न्यू, तो ये सब चीज़ों पता लगाने के लिए रिस्क एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। While when all the permutations, combinations of possible events, threats are listed while analyzing the risk parameters and the steps to taken to manage such risk, the risk matrix is designed, packed up before the decision making and implementing authority. Okay, चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नहीं, सॉरी, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं हम। अगर आपको मैं बोली इसमें कितना इंपॉर्टेंट और कितना लिखना होगा तो मैं बताते चलूँगी, आपको सजेस्ट करते चलूँगी आपको, तो आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। प्रोसेस में आप सबसे पहले तो ये कर लो, रिस्क एनालिसिस इंक्लूड्स फॉलोइंग 2 प्रोसेस। और आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड एस्टिमेट रिस्क ये लिख लो। फिर उसमें जो आइडेंटिफाई थ्रेट्स है उसमें आपको टोटल आई थिंक 8 to 9 दिए, आप उसमें से 5 to 6 कर लो। ह्यूमन, ऑपरेशनल, रेपुटेशनल, प्रोसीजरल, प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल, इतना आप कर लो। और एस्टिमेट रिस्क में आप 1 to 3 लाइन्स कर सकते हो, 1 to 2-3 लाइन्स कर सकते हो आराम से। ओके, तो प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस स्टार्ट्स विथ आइडेंटिफाई थ्रेट्स। ठीक है, रिस्क एनालिसिस हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे थ्रेट्स को, क्या क्या थ्रेट्स है, फिर उस थ्रेट्स के हिसाब से ही हम हमारे को कितना रिस्क है वो एस्टिमेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला आ जाएगा आइडेंटिफाई थ्रेट्स, फिर आ जाएगा एस्टिमेट रिस्क। तो आइडेंटिफाई थ्रेट्स में क्या दिया हुआ है? Identification of current and potential hazards is the first stage in the risk analysis. This might originate from a wide range of sources. For example, they might be human illness, death, injury, or other loss of key individual. Operational में disruption to supplies and operations, loss of access to essential assets. तो ऑपरेशनल में क्या क्या है? ह्यूमन में समझो आपको इलनेस है, इंजरी है, ठीक है। और ऑपरेशनल में देखो क्या है कि जिस ऑपरेशनल मीन्स ऑफकोर्स जो हमारी कंपनी के अंदर काम होता है वो, जैसे कि डिस्ट्रप्शन टू सप्लाईज एंड ऑपरेशन, सप्लाईज रुक गई, या तो इसेंशियल असेट्स कोई लॉस हो गया, मतलब उसको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऑपरेशनल हो गया, जिसकी वजह से ये एक थ्रेट आ गया। रेप्यूटेशनल लॉस ऑफ कस्टमर्स और एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस, डैमेज टू मार्केट रेप्यूटेशन, ये रेप्यूटेशनल वाला रिस्क हो गया। फिर प्रोसीजरल में देखोगे तो आप फेलियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल सिस्टम फेल हो गए, फेलियर टू अकाउंटेबिलिटी हो गए, तो एक प्रोसीजरल रिस्क आ जाता है। और प्रोजेक्ट में गोइंग ओवर बजट, ये सारे जो थ्रेट्स हैं हमको आइडेंटिफाई करने, प्रोजेक्ट रिलेटेड थ्रेट्स, सॉरी इट्स नॉट रिस्क, इट्स प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क, गोइंग ओवर बजट, टेकिंग टू लॉन्ग ऑन की टास्क। ओके, अब हम आते हैं अपने प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस पे, जिसमें है रिस्क एनालिसिस इंक्लूड्स टू प्रोसेस, फॉलोइंग टू प्रोसेस, आइडेंटिफाई थ्रेट्स, एस्टिमेट रिस्क। तो कैसे कैसे थ्रेट्स होंगे देखो, ह्यूमन, ऑपरेशनल, रेपुटेशनल, प्रोसीजरल, प्रोजेक्ट, ये ऐसे 5-6 थ्रेट्स हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए मतलब चल जाएगा। ये आइडेंटिफाई थ्रेट्स में क्या लिखा हुआ है? Identification of current and potential hazards is the first stage in the risk analysis. This might originate from wide range of sources. For example, they might be human में क्या क्या है? इलनेस है, इंजरी हो गया, लॉस ऑफ की इंडिविजुअल हो गया। फिर ऑपरेशनल में क्या क्या है? डिसरप्शन टू सप्लाईज एंड ऑपरेशंस, लॉस ऑफ एक्सेस टू इसेंशियल एसेट्स, ओके वो हो गया। फिर रेपुटेशनल में क्या क्या है? लॉस ऑफ कस्टमर और एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस हो गया, डैमेज टू मार्केट रेपुटेशन हो गया। फिर प्रोसीजर में क्या क्या है? फेलियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गया, इंटरनल सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, तो वो एक थ्रेट हो गया। प्रोजेक्ट में गोइंग ओवर बजट, टेकिंग टू लॉन्ग ऑन की टास्क, ये प्रोजेक्ट रिलेटेड थ्रेट्स हो गए। ओके, प्रोजेक्ट बजट के ऊपर जाना, टाइम ज़्यादा लग जाना की टास्क में, ये हमारे हो गए प्रोजेक्ट रिलेटेड थ्रेट्स। ओके,
और आप आई थिंक इतना भी कर लेते हो तो चल जाएगा। एस्टिमेट रिस्क कर लेते हैं अब हम। आफ्टर दैट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, या तो आप एक ये भी कर लो फाइनेंशियल वाला। आवाज मत करना, मुझे रिकॉर्ड करना था। फाइनेंशियल पे आते हैं अब हम। बिजनेस फेलियर, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस, ये सारे थ्रेड्स है फाइनेंशियल रिलेटेड थ्रेड्स। ओके, मतलब फाइनेंशियल थ्रेड्स, फाइनेंस रिलेटेड थ्रेड्स हो जाएंगे। बिजनेस फेलियर, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस, इंटरेस्ट रेट चेंजेस। ओके, 3-4 एग्जाम्पल भी आप कर लेते हो ना ईच। 3-4 एग्जाम्पल भी आप कर लेते हो तो बस हो जाता है। अब हम आते हैं estimate risk. After threats have been identified, it is necessary to determine their likelihood of materializing as well as their potential impact. जब थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो जाए तो क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है डिटरमाइन करना कि वो मटेरियलाइजिंग एज वेल एज देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट, वो मतलब क्या वो रिस्क बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे। ओके, वो सच में रिस्क बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, या फिर मीन्स इट्स जस्ट लुक लाइक अ थ्रेट। ओके, हम उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। ओके, तो अब हम रिस्क असेसमेंट में आते हैं। रिस्क असेसमेंट, बिजनेसेस डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच रिस्क टू अचीविंग दर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव थ्रू रिस्क असेसमेंट। बिजनेस डिटरमाइन करता है हर एक रिस्क का इम्पोर्टेंस, किस लिए, अचीव करने के लिए अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स कैसे करता है, वो रिस्क मैनेजमेंट से करता है, रिस्क असेसमेंट से करता है, रिस्क असेसमेंट से करता है। ओके, इतना भी आप कर लेते हो चल जाएगा, हम आगे का समझ के ले लेते हैं। पर enterprise need a practical, long-lasting and simple risk assessment procedure in order to achieve its risk. It's important to keep the process organized and disciplined. It's important to keep the process organized and disciplined. It must be properly scaled for the size, complexity and geographic reach of the company. Okay. It's all I'm suggesting. It's up to you what you all select and what you all decide to do. Okay, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप इतना करिए, बाकी आपके ऊपर कि आपको क्या करना है। ओके, it's important to keep process organized and disciplined. It must be properly scaled for the size, complexity and geographic reach of the company. Okay, अब हम प्रोसेस पे आ जाते हैं डायरेक्टली। प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट, तो प्रोसेस में टोटल 6 पॉइंट दिया हुआ है। डेवलपमेंट असेसमेंट क्राइटेरिया, असेस रिस्क इंटरेक्शन, प्रायोरिटाइज रिस्क, रिस्पॉन्स टू रिस्क, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए इतना याद नहीं रह पाता है 6 पॉइंट, आप 4 to 5 पॉइंट करोगे तो इनफ है, पर पहला पॉइंट नहीं भूलना है आपको, क्योंकि ऑफकोर्स एग्जामिनर्स जो होते हैं ना, पेपर चेकर्स जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग के पॉइंट तो बहुत ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, तो आपको वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, डेवलप असेसमेंट क्राइटेरिया, दिस द फर्स्ट स्टेप। ओके, develop its assessment criteria. The first step in the risk assessment process is to create a standard set of evaluation standards that will be used by all the business unit, corporation, department and major capital project. The impact and the possibility of risk and opportunities are often considered while evaluating them. ओके, तो हमें सबसे पहले करना होगा एक डेवलप असेसमेंट क्राइटेरिया। तो कैसे करेंगे वो? फर्स्ट स्टेप इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस टू क्रिएट स्टैंडर्ड सेट ऑफ इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड का। ओके, फिर कौन कौन उसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं ना, बिजनेस यूनिट्स, कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट, मेजर कैपिटल प्रोजेक्ट। ओके, तो यही है असेसमेंट क्राइटेरिया, यानी स्टैंडर्ड सेट ऑफ इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड। द इम्पैक्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आर ऑफन कंसिडर्ड व्हाइल इवैल्यूएटिंग देम। ओके, इम्पैक्ट ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क और अपॉर्चुनिटी कंसिडर की जाती है जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। ओके, असेस रिस्क यूजिंग द स्टैब्लिश क्राइटेरिया, वैल्यूज़ आर असाइन टू ईच रिस्क। ठीक है, जैसे वो जो क्राइटेरिया हमने बनाया, अब उसको यूज़ करके हम लोग वैल्यूज़ असाइन करेंगे ईच रिस्क को और अपॉर्चुनिटी को एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, हम लोग ईच रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को एक वैल्यू असाइन करते हैं उस क्राइटेरिया को यूज़ करके। ओके, तो ये सेकेंड स्टेप हमारा हो जाता है।
वहाँ दे रिस्क assess risk interaction. Risk don't exist by themselves. The businesses are now understand how crucial it is to manage risk interaction. ठीक है, अभी मतलब रिस्क कोई भी जो है वो अपने आप से नहीं आता है, रिस्क किसी वजह से डेवलप होता है, तो दैट इज कॉल्ड रिस्क इंटरेक्शन. एंड रिस्क किसी से इंटरेक्ट होता है एंड दैट बिकम्स द रिस्क. Even risks that seems modest on their own have the capacity to provide big opportunities or great harm when they have interact with other circumstances and event. ठीक है, जो एक रिस्क है वो छोटा सा दिख रहा होता है, बट अगर वो एक ऐसे अपॉर्चुनिटी या बिग अपॉर्चुनिटी या ग्रेट हार्म बन सकता है अगर वो किसी के साथ इंटरेक्ट हो जाए, किसी सर्कमस्टेंस या किसी इवेंट. ओके, रिस्क रिस्पॉन्स प्रायोरिटाइज रिस्क हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेज, prioritizing for risk response and reporting to various stakeholders can be accomplished by viewing risk as a whole portfolio once they have been assessed and their interconnections have been documented. ठीक है, next stage, prioritizing for risk response and reporting to various stakeholders. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रायोरिटाइजिंग करेंगे फॉर रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग टू वेरियस स्टेकहोल्डर्स कैन बी accomplished by viewing the risk as a whole portfolio once they have been assessed and their interconnections have been documented. ठीक है, जैसे हमें पता चल जाता है कि जैसे हम पूरा असेस कर लेते हैं, इंटरकनेक्शन हमें पता चल जाते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, हम प्रायोरिटाइजिंग करते हैं फॉर रिस्क रिस्पॉन्स. ओके, response to risk. The codes of the risk assessment process are then used as a mean input for risk response. जो भी हमारा रिस्क असेसमेंट का आउटकम निकलता है, हाँ कि ये रिस्क है, ये इसके स्ट्रेटजीज़ हैं, उसे क्या करते हैं हम रिस्क रिस्पॉन्स, यानी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हमारा इनपुट निकल जाता है. ओके, रिस्क को रिस्पॉन्स करने के लिए हमारा इनपुट निकल आता है सारे रिस्क असेसमेंट के आउटकम से. आई थिंक इसका मैं सिंपली मीनिंग बोलूँ तो जैसे ही हम इसको असेस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या क्या रिस्क है, तो उसके लिए हम फटाफट से हम अपने जो भी रिस्पॉन्सेज है वो मिल जाते हैं हमें. ठीक है, इफेक्टिव एंड सुटेबल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. टू बी इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नीड्स टू बी सिंपल, प्रैक्टिकल, ईजी टू अंडरस्टैंड. एकदम इफेक्टिव सस्टेनेबल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एकदम सिंपल, प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकली भी उसको इम्प्लीमेंट कर सको, इट्स सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड, समझ में आ जाने चाहिए फटाक से, ऐसा नहीं कि हमें एक्सपर्ट होना का उसी चीज़ में. ओके, अब हम आते हैं हैंडलिंग ऑफ रिस्क, फाइनली द लास्ट स्टेप. ओके, हैंडलिंग ऑफ रिस्क. हैंडलिंग ऑफ रिस्क ओनरशिप नीड्स टू बी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हैंडलिंग को हम रिस्क को हैंडल करेंगे क्योंकि अब हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, हमने रिस्क को एनालाइज किया, रिस्क को असेस भी कर लिया, फाइनली सब कुछ पता चल गया रिस्क के बारे में. फाइनली हम इसको रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उसको हैंडल करके इसको रिस्पॉन्स करेंगे. ठीक है, हैंडलिंग ऑफ रिस्क होगी अब. हाँ, रिस्क को अब हमें हैंडल करना होगा. कैसे हैंडलिंग ऑफ रिस्क का हम ये समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले रिस्क हैंडलिंग ऑफ रिस्क में आती है रिस्क की ओनरशिप, कि मतलब कौन सा रिस्क किसके लिए किसको करना होगा. ठीक है, जैसे कि रिस्क ओनरशिप नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि कौन सा रिस्क किसको हैंडल करना है. द पीपल हैंडलिंग रिस्क नीड टू हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी अलोकेटेड. जो लोग द पीपल हैंडलिंग रिस्क नीड टू हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी अलोकेटेड. ठीक है, जो लोग रिस्क के ओनर है, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट किस रिस्क का ओनर है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम. फिर फाइनली जो लोग रिस्क को हैंडल कर रहे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपरली लोकेट करके उस प्रॉपरली दे विल बी लाइक हैंडलिंग देयर रिस्क विच दे हैव ओनरशिप फॉर. ओके, व्हेन डेंजर मटेरियलाइजेस, यानी जब डेंजर रियल बन जाता है, द अफेक्टेड पार्टीज शुड नोट इट एंड इन्फॉर्म द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़. तो अफेक्टेड पार्टीज़ को क्या करना होगा, नोट करना होगा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना होगा, सो दैट प्रॉम्प्ट एक्शन कैन बी टेकन टू रिड्यूस इट. तो ताकि प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा.
रिस्क, अब इसकी जो प्रोसेस है, हैंडलिंग रिस्क होता कैसे है, ठीक है, देखते हैं हम रिस्क कैसे हैंडल किया जाता है डिफरेंट वेज़ में। ओके, इसके डिफरेंट वेज़ दिए हुए हैं यहाँ पे। रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है, अभी ये वर्ड पे बहुत फोकस करना होगा हमको। कह रहे हैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन इंक्लूड द फॉलोइंग। तो एग्जाम में देखो ये आ सकता है कि राइट सम रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस, राइट डाउन रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड वॉट, ऐसे कुछ करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं इसको एक रेड कलर की पेन से हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, इसको ज़रा ध्यान देना आप क्या लिखा हुआ है ये। ओके, सॉरी, रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस, ये रिस्क मैनेजमेंट के ऑप्शन है, ये हैंडलिंग ऑफ रिस्क के भी ऑप्शन है। ओके, मीन्स वन एंड द सेम। रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क अवॉइडेंस मीन्स टू अवॉइड टेकिंग और चूजिंग ऑफ लेस रिस्की बिजनेस और प्रोजेक्ट। रिस्क अवॉइडेंस मीन्स होता है हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, हम इसको हटाना चाहते हैं, इसको नहीं लेना चाहते हैं। कैसे? या तो फिर हम उसको लेंगे ही नहीं, अवॉइड कर देंगे, या फिर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे जो लेस रिस्की, जिसमें रिस्क बहुत कम है, लाइक हम इनडायरेक्टली इसको अवॉइड ही कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। वन में अवॉइड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट ड्यू टू प्राइस वॉलिटिलिटी इन स्टॉक प्राइसेज एंड में प्रेफर टू इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कोई क्या सोचेगा, एक इंडिविजुअली सोचेगा या फिर एक कंपनी के परस्पेक्टिव से भी आप सोच सकते हो कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या हो सकती है, प्राइस वॉलिटिलिटी इन स्टॉक प्राइसेस हो सकती है। बट आप डेट मार्केट में तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में तो इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो कोई प्राइस वॉलिटिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि उसका तो प्राइस हमेशा फिक्स ही होता है, एंड यू विल गेट इंटरेस्ट रेट एंड फिक्स इंटरेस्ट। ओके, तो जिसको अवॉइड करना है, रिस्क नहीं लेना है, रिस्क वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा, उसका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, रिस्क भी नहीं होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क रिटेंशन पे आते हैं हम। Because insurance cannot be required for this sort of risk, or because it may be too expensive to cover the risk, company handles the inevitable risk internally instead, which is far more cost effective। क्योंकि ना अभी रिस्क रिटेंशन की बात चल रही है, अब्जॉर्प्शन की बात चल रही है। फिलहाल हम रिस्क को अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं, हम उसको रिटेन ही कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं देखो, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है इस टाइप के रिस्क का, बिकॉज इंश्योरेंस कैन नॉट बी एक्वायर्ड, और या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, इतना ज़्यादा ही मतलब उस प्रॉपर रिस्क, उस रिस्क को, एक पर्टिकुलर रिस्क को कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस हम लेने वाले थे वो इतना ज़्यादा महंगा है कि हम उसको नहीं ले पा रहे। तो हम उसको अभी कैसे हैंडल करना है वो सोच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको इंटरनली हम हैंडल करेंगे, उसके लिए इंश्योरेंस नहीं लेंगे, और वो एक कॉस्ट इफेक्टिवली हम उसको इंटरनली हैंडल कर लेंगे। रिटेन डेंजर्स टिपिकली अकर मोर फ्रिक्वेंटली बट आर लेस सीरियस, इतने सीरियस नहीं होते, रिस्क लेना पड़ता है कंपनीज़ को कभी कभार, हमेशा आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बिज़नेस करना है, तो ऑफकोर्स बिज़नेस करने में रिस्क आता ही है। तो इसलिए बोला है कि रिटेन डेंजर्स टिपिकली अकर मोर फ्रिक्वेंटली बट आर लेस रिस्क, पर हमेशा हम सीरियस रिस्क तो नहीं लेंगे ना। सिंस अ डिडक्टिबल इज़ अ स्मॉल रिस्क दैट कैन रिड्यूस द इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ ग्रेटर रिस्क, ठीक है। It is a typical example of risk retention to save money. There are two different retention techniques for limiting losses as follows. अब हम लोग दो डिफरेंट रिटेंशन की टेक्निक्स देख लेते हैं। एक्टिव रिस्क रिटेंशन, पैसिव रिस्क रिटेंशन, रिस्क पैसिव रिस्क रिटेंशन। ओके, रिस्क रिटेंशन, active risk retention when a risk is kept in mind when developing a management strategy after carefully considering potential losses and their sources। तो जब हम ना दिमाग में रखते हैं कि हाँ हमारे एक रिस्क है, उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो भी पोटेंशियल लॉसेज होगा, सोर्स के सोर्सेज है, उसको कंसिडर कर रहे हैं, मतलब हम रिस्क को एक्टिवली दिमाग में रख के डेवलप करें मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। और पैसिव क्या होता है, पैसिव रिस्क रिटेंशन, मैंने रिस्क रिटेंशन हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, क्योंकि